आज हम जनरल लेक्चर लेंगे इकोनॉमिक्स टर्म पे, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, फंडामेंटल ऑफ फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। जैसा कि जुनेद साहब ने फर्स्ट पार्ट ले लिया होगा आज का लेक्चर। तो आज हम कुछ जनरल चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि इकोनॉमिक्स में जो जनरल चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मली आप जो है सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, या कहीं पे भी आप, अब जब आपकी बात आती है आपकी इकॉनमी की, जब बात आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी की, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के जो आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आए रोज़ हम कोई ना कोई नई खबर सुनते रहते हैं इस हवाले से कि आज हमारी इकॉनमी में ये हो गया है, आज हमारा डॉलर यहाँ पे पहुंच गया है, आज हम फिस्कल डेफिसिट में आज आ गए हैं, हमारी एफडीआई कम आ गई है। तो जीडीपी हमने ये एक्सपेक्ट की थी, इतनी जीडीपी हमारी आ गई है, ज़्यादा है, कम है, या जैसा भी है, हमारा ट्रेंड एनालिसिस इस तरह आया है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी, उसके ऊपर जो है हम पूरा नहीं उतर सके। तो उस हवाले से अब जाहिर है एफबीआर का काम ही रेवेन्यू जनरेशन है। तो उन्होंने लाजमी ये टॉपिक शामिल करना था ताकि बच्चों को पहले से जनरल आइडिया हो जाए, उन्हें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि रेवेन्यू जनरेशन एक्चुअली क्या होती है और एफपीआर जो है उसने क्या काम करना होता है, एफपीआर का फंक्शन क्या होता है। जो इंस्पेक्टर है उसको पहले से इन चीज़ों का पता भी होना चाहिए। और ये जनरली चीज़ें जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं, आप जैसे इंटरव्यू में पहुंचेंगे, ये चीज़ अगर आपकी इस पेपर में शामिल ना भी होती डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको ये तैयार करना लाजमी थी, क्योंकि ये जनरल टर्म्स और बेसिक टर्म्स आपको 100% आनी चाहिए। ये आपको एज ए जो है जनरल पब्लिक भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक हर चीज़ को सिर्फ इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये हमें पेपर में किस तरह हेल्प आउट करेगी, ये पेपर में हमें हेल्प आउट करेगी भी या नहीं करेगी, हमें ये पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो वो सारी चीज़ नहीं होती, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जो जिनसे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। इंटरव्यू में जाएंगे ज़रूर आपको इन टर्म्स के ऊपर कुछ ना कुछ वो पूछेंगे। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स होंगे जिनके हवाले से वो पूछेंगे, क्योंकि मुझे तो जुनैद साहब से जैसे डिस्कस हुआ था, मुझे तो कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में बताया गया था कि ये आप बच्चों को थोड़ा सा आइडिया करा दें इसका, हाउ नाउ करा दें। बाकी जैसे जैसे हम जो है फाइनेंशियल इसकी फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल पॉलिसी पढ़ेंगे, तो उसमें बाकी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स के ऊपर, और शुरू अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा, जनरल जो एबिलिटी कैपेबिलिटी हमारी होगी, वो होगी हमारी कि इकोनॉमिकल साइकिल क्या होता है, ट्रेड साइकिल क्या होता है, और एनआई क्या होती है हमारी, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है हमारी, पर कैपिटल इनकम हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन जनरली क्या होती है इकोनॉमिक्स में, डिफ्लेशन इकोनॉमिक्स में क्या होती है, तो सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, बूम क्या होता है, रिसेशन क्या होता है हमारे पास, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के से किस तरह डिफरेंट है, प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई में जो है क्या फ़र्क है, हमारी प्राइस सीलिंग क्या होती है और प्राइस फ्लोर हमारा क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ होती है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या होता है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा एफडीआई क्या होती है, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, सरप्लस एंड शॉर्टेजेस जो है वो कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला आज अपने सिलेबस में कवर करेंगे। सबसे पहले तो बात होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है बेसिकली। और इकोनॉमिक्स जो हम आज तक सुनते आए थे, माशियात जिसे हम कहते थे, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा माशियात क्या होती है, असूल माशियात क्या होती है, उसको यहाँ इकोनॉमिक्स हम आम जबान में कहते हैं। हर बंदे को पता है कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। इकोनॉमिक्स यही चीज़ है कि हमें अपनी रोज़ी कमानी किस तरह है, और जो कुछ हमने कमाना है उसको खर्च किस तरह करना है, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली क्या है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इकोनॉमिक्स में दो ही चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लार्जली जो है पार्टिकुलरली जिनके ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो इंसान में, जो हमारी जो नेचुरल यूनिवर्स है, इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वो दो चीज़ें ये हैं कि कोई भी इंसान जो है उसकी जो वांट्स हैं, जो उसकी ख्वाहिशात है वो अनलिमिटेड है। हमें हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, हमें एक ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम दूसरी ख्वाहिश के ऊपर चल पड़ते हैं, फिर दूसरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, फिर उससे और ज़्यादा हम मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है, ये थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों की हाउ नोट दे देता हूँ इसके बारे में कि इकोनॉमिक्स जो था पहले ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट था, जिसे कहते थे पॉलिटिकली इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के होंगे वो बेहतर जानते होंगे इसके बारे में।
और कुछ लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इतना नहीं जानते होंगे, या बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी सिर्फ जनरल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। तो पहले ये जो था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहलाता था, लेकिन बाद में जो है आदम स्मिथ ने एक बुक्स लिखी थी 17 में, द नेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने उसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये एक सब्जेक्ट होती है। उसके बाद फिर जो है मॉडर्न जो है न्यू इकोनॉमिकल क्लासिकल थ्योरी इसके ऊपर आई। फिर इसके ऊपर जो है एडम स्मिथ आए, उसके उससे पहले फिर यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने डिफरेंट इसको अपनी जो है टर्म्स में इस्तेमाल किया, इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ अल्फाज में की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एक जनरल पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स ये चीज़ होती है कि हमने कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस किस तरह करनी है, हमने कोई भी रुपया पैसा कमाना किस तरह है, उसको हमने खर्च किस तरह करना है, उसको खर्च करने के बाद जो चीज़ हम लेंगे उससे हमने अफादा किस तरह हासिल करना है, या हमने उसकी कंजप्शन किस तरह करनी है चीज़ों की, ये बेसिकली क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स जो है दो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो डिपेंड कर रही होती है कि उस आपने अपने जो महदूद जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने जो लामहदूद आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको किस तरह पूरा करना है, ये इकोनॉमिक्स कहलाती है बेसिकली आपकी। ठीक हो गया? तो इकोनॉमिक्स जो है कोई भी जब चीज़ हम रुपया पैसा कमाते हैं या कुछ भी हम कारोबार कर रहे होते हैं या कुछ भी हम जनरल एक्टिविटी कर रहे होते हैं बिजनेस के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, तो उसमें चार चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो आपके जो क्या कर रहे होते हैं, जो आपके प्रॉफिट अर्निंग कमाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जो आपके कारोबार आपके बिजनेस कमाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अब फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि चार किस्म के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो लेबर होती है, वो लैंड होती है, वो इंटरप्राइज होती है, और वो कैपिटल होता है। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो किसी भी कारोबार को रन करने के लिए या कोई भी कारोबार के प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या है, इस्तेमाल होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ये आपकी इनपुट्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर। तो लैंड्स क्या होते हैं? लैंड्स होते हैं आपके जो अल्लाह ताला ने हमें हर जो है मुल्क को कुदरती वसाइल से नवाजा है, जो वो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो लैंड्स में शामिल होते हैं। लेबर में क्या होते हैं? ह्यूमन एफर्ट्स होती हैं, हमारी सर्विसेज होती हैं। ठीक हो गया? वो हमारी लेबर कहलाती है। इंटरप्राइजेस क्या होती है? जिससे हम इंटरप्रेन्योरशिप भी कह रहे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे होते हैं। ये वो पर्सोनेल्स होते हैं जो किसी भी बाकी ये जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनके ऊपर काम करते हुए कोई भी एक्टिविटी या बिजनेस की सरगर्मियाँ जो है सर अंजाम देते हैं। कैपिटल क्या होता है? रुपया पैसा सरमाया होता है। ये मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग में बेहतर पढ़ाया था, फाइनेंस में, कि कैपिटल क्या होता है? कोई भी रुपया पैसा जो कोई भी ओनर्स लेकर आ रहा होता है, इंटरप्रेन्योरशिप जो इंटरप्रेन्योर लेकर आ रहा होता है, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करती है कि ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो इन चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से कोई भी एक फैक्टर अगर मौजूद ना हो तो आप कोई भी कारोबार जो है वो उसे नहीं चला सकते, आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते किसी भी कारोबार में, आप कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम नहीं दे सकते अगर इन चार फैक्टर प्रोडक्शन के। अगर ये चार चीजें ना हो तो आप क्या है, आपका कोई भी कारोबार कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना हो, फर्ज करें लैंड ना हो, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, आप क्या करेंगे? आपके पास लेबर मौजूद है, आपके पास कैपिटल रुपया पैसा मौजूद है, आप क्या है आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, आप जो है तीन ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है, लेकिन आपके पास काम करना है, आपके पास लेबर अवेलेबल है, आपके पास रुपया अवेलेबल है, आपके पास क्या है वहां पर एक्सपर्टीज है जिनसे आप काम ले सकते हैं, लेकिन आपके पास फैक्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं है, तो आपकी जो है बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल सकती। इसी तरह कोई भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लें, उसके बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब गुड्स जो हैं नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि गुड्स जो हम फाइनल गुड्स जिसे हम फिनिश गुड्स के नाम से कह रहे होते हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपनी ही जिंदगी में देखते हैं, हम अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें ही देखते हैं, तो हम गुड्स के साथ क्या कर रहे होते हैं? कुछ चीज़ें हम परचेज करके लाते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, खा पी जाते हैं या अपने जो है इस्तेमाल में ले आते हैं इन चीज़ों को।
तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम लेकर तो आते हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनसे हम कोई नई चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या हम उन्हें कहीं ऐसे अपनी कोई एसेट्स में लगा रहे होते हैं, या हमारे कोई ऐसे कारोबार में लगा रहे होते हैं जहाँ से वो मजीद चीजें बना सके। अब बेसिकली ये कंसेप्ट जो है, हम तो ये काम कर तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि यार ये चीजें कौन सी हैं। तो चीजें जो फाइनल गुड्स जो भी बन रही होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। वो फर्स्ट कौन सी कहलाती है, फर्स्ट कहलाती है आपकी कंज्यूमर गुड्स, और सेकंड कहलाती है कैपिटल गुड्स। ठीक हो गया। कंज्यूमर गुड्स को ह्यूमन गुड्स भी कहते हैं नॉर्मली। कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसने अपनी ह्यूमन वांट्स जो है, अपनी ख्वाहिश जो है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। उसे ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कह रहे होते हैं। दोबारा से सुन लें। कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें कंज्यूमर जो है डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है अपनी ख्वाहिशात, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी गुड्स जिन्हें जो है डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, उनसे मजीद प्रोडक्शन की जाती हो, उन्हें कैपिटल गुड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि हम कोई फ्रूट या सब्जी वगैरह लेके आते हैं, उन्हें डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उन्हें खा जाते हैं, उन्हें अपनी जो ह्यूमन वांट्स हैं उसे हम पूरी कर लेते हैं, उन्हें सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई कारोबार है, ठीक हो गया, कोई कारोबार है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, उसे लाकर हम उससे मजीद प्रोडक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कारोबार जो था, आपकी कॉटन इंडस्ट्री थी, तो आपने क्या किया, मार्केट से आप कॉटन परचेज की, वो परचेज करके लाए, आपने स्पिनिंग की, आपने प्रोसेस किया, उसके बाद के ऊपर फिर धागा बनाया, और आपने क्या किया, उसे कपड़ा बनाया। तो अब वो जो गुड्स थी आपकी, जो कपास लेकर आए थे, वो आपकी कैपिटल गुड्स थी, क्योंकि उससे आपने डायरेक्ट इस्तेमाल किया अपने कारोबार में, उससे मजीद चीज बनाई, तो वो क्या कहलाई, आपकी कैपिटल गुड्स कहलाई। अब जरूरी होती है तो ऐसे रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स थी, हो सकती है बनी बनाई कैपिटल गुड्स हो, आपके पास क्या है, फैक्ट्री है, ठीक हो गया, आपने फैक्ट्री बनाई थी, प्रोजेक्ट लगा लिया, मशीनरी चाहिए थी। अब मशीनरी जो आप लेकर आए, ठीक हो गया, मशीनरी जो आप लेकर आए उसको आप कारोबारी पर्पज के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेकर आए, उसे मजीद प्रोडक्शन करने के लिए उसे लेकर आए, तो वो मशीनरी क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल गुड्स कहलाएगी। ठीक हो गया। अभी उसी कारोबार के लिए आपने कुछ फर्नीचर परचेज किया, कुछ फर्नीचर परचेज किया, ठीक हो गया, और उसके लिए उस फर्नीचर को लेकर आप चले गए कहाँ पर, अपने आपने जो अपना घर बनाया हुआ था फैक्ट्री के साथ, तो वहाँ पर जो है लगेज रूम में लेके चले गए, वहाँ पर आपने उसे डायरेक्ट इस्तेमाल करना था, कंज्यूम करना था, तो वो आपकी कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। अच्छा, इसके बाद हम चल जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली क्या होती है? सादा सा अल्फाज है जिसे हम कहते हैं डिमांड। डिमांड क्या होती है? किसी भी चीज़ की चाहत, ठीक हो गया। और सप्लाई क्या होता है? सप्लाई नॉर्मली जबान में हम कह रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ को देना, पहुंचाना, उर्दू में कह रहे होते हैं, सप्लाई करना, आगे पहुंचाना, ठीक हो गया, वो सप्लाई होता है। डिमांड क्या होते हैं? किसी भी चीज़ जो है उसको परचेज करने की विलिंगनेस, प्लस आप उसको परचेज करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है, उसको हम डिमांड कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। डिमांड इज ए विलिंगनेस एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए बायर एट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो वो क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। यहाँ पे एक छोटा सा एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे नीड, वांट्स एंड डिमांड। ठीक हो गया। नीड्स क्या होती है? नीड्स होती है हमारी बेसिक नेसेसिटी। ठीक हो गया। बेसिक नेसेसिटी जो है किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरियात जो होती है, वो क्या कहलाती है? नीड कहलाती है। मिसाल के तौर पर इंसान को रोटी की ज़रूरत है, वो नीड है। ठीक है। कपड़े पहनने की ज़रूरत है, वो नीड है। खुराक की ज़रूरत, नीड है। वांट क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ की नीड से थोड़ी सी ज़्यादा आगे चाहत करते हैं कि आपको, आपने रोटी खानी है या नान खानी है, रोटी आपकी बेसिक नीड्स है, ठीक हो गया। अब आपने कहा मुझे रोटी नहीं खानी, मैंने नान खाना है, तो वो अब आपकी क्या है? ख्वाहिश है, ठीक हो गया। तो वो क्या बन जाती है? वो आपकी यहाँ पर जो नीड थी वो आपकी क्या बन गई है? वांट बन गई है। कि आपके पास क्या हो गई है? अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डिमांड कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी वांट वांट हो जाती है। और वांट से आगे आ जाता है डिमांड, कि जब आपके पास किसी भी चीज़ की लेने की चाहत भी है,
और उसको खरीदने की कैपेबिलिटी भी है, पैसे भी हैं, उसको बाइंग आपका पावर भी है, बाइंग पावर भी है उस चीज को लेने की, तो वो आपका कहलाता है डिमांड। ठीक हो गया। नीड क्या है? बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो आपकी नीड्स कहलाती हैं। नीड्स के अलावा हटकर किसी भी चीज की चाहत, ठीक है, लेने की ख्वाहिश, वो क्या कहलाती है? वांट कहलाती है। वांट में ये चीज जरूरी कंडीशनल है कि वांट उस चीज को कहते हैं जिसकी आपको पावर ना हो खरीदने की, सिर्फ चाहत मौजूद हो, डिजायर मौजूद हो। जब उस चाहत को पूरी करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी है, पैसे हैं, रुपया पैसा है, पावर है, तो वो आपकी डिमांड बन जाती है। सप्लाई क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी जो है, किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी क्वांटिटी जो है, जो मार्केट में सर्व की जाती है कस्टमर्स को परचेज करने के लिए, वो सप्लाई कहलाती है। ठीक हो गया। आपकी फैक्ट्री है शूज़ की, आप शूज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी सप्लाई है। अब कस्टमर क्या करता है? अल्टीमेटली उसकी डिमांड कर रहा होता है, उसकी ख्वाहिश कर रहा होता है, उसके पास पावर भी होती है उसको खरीदने की, तो वो उसकी क्या क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। तो ठीक हो गया। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? क्लियर है आपका। अब इन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, एक जनरल सी चीज ये होती है, अगर हम अपने ही आजकल की इस जो है बिजनेस एक्टिविटीज को देख लें, अपनी हम जो है यहाँ पर मार्केट को देख लें, होता क्या है? कोई भी चीज़ है, मार्केट बड़ी स्मूथली चल रही है, एक चीज़ थी वो 100 रुपए की मिल रही है, अचानक से क्या हुआ कि लोगों की चाहत बढ़ गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई चीज़ खरीदने के लिए। लोग क्या कर रहे हैं? अब वही चीज़ पहले 10 बंदे खरीद रहे थे, अब 50 100 बंदे खरीदना उस चीज़ को शुरू कर दिया 100 बंदों ने। तो क्या होगा मार्केट में? जाहिर है वो चीज़ एक उसी एक खास लेवल पे ही प्रोड्यूस की जा रही थी और मार्केट में अवेलेबल अवेलेबल थी। तो अचानक से जैसे ज़्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया चीज़ को, जब ज़्यादा लोगों ने खरीदना चीज़ को शुरू किया, तो चीज़ जो है वो शार्ट हो गई। मार्केट में जो वो चीज़ शार्ट हुई, तो हर जो दुकानदार था उसने चीज़ अपनी मर्जी से बेचना शुरू कर दी। अब एक दुकानदार के पास है, 10 के पास नहीं है, और जो बायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, खरीदार ज़्यादा हैं, तो दुकानदार क्या करता है? अपनी मर्जी से कीमत कहता है, टाइम करता है कि मैं इस चीज़ को इस कीमत पे दूंगा, इसके नीचे नहीं दूंगा। तो वो एक्चुअली क्यों कर रहा होता है? वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो कीमत क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे सप्लाई तो सेम आ रही है। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम टू सेम रहें, मतलब कि कंडीशनली ये बात करता है लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर किसी भी चीज़ की जो है चाहत या डिमांड बढ़ जाए तो उसकी कीमत क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। अगर किसी भी चीज़ की क्या करें, हम उसकी सप्लाई कम हो जाए, तो फिर भी क्या हो जाती है? उसकी कीमत बढ़ जाती है। कंडीशनली ऑन ऑल एल्स बीइंग इक्वल, कंडीशनली क्या है कि बाकी चीज़ें अगर सेम रहें, ऑल द प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। ठीक हो गया। अब मैंने आपको समझाया एक कंसेप्ट से जो आम मार्केट में हो रहा होता है। अब एक्चुअली इसको अगर हम सीधी टर्म्स में पढ़ें तो वो हमारा ये होगा कि ही जैसे ही किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब मार्केट में सब लोग जब भागे चीज़ लेने के लिए, वो शॉर्ट हुई, कीमत उसकी बढ़ गई। अब जिनके पास बाइंग पावर थी वो तो उस चीज़ को खरीदेंगे, जिन लोगों के पास पावर नहीं थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो क्या करेंगे? वो पीछे हट जाएंगे चीज़ खरीदने से। जब वो चीज़ खरीदने से पीछे हटेंगे तो कीमत जिस जिस दुकानदार के पास वो चीज़ पड़ी थी, अब वो उसकी कीमत कम करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही किसी भी चीज़ की डिमांड डिक्रीज हुई, तो उसकी कीमत क्या हो गई? उसकी कीमत इंक्रीज हो गई। द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। जैसे ही भी किसी की भी चीज़ की कीमत इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हो गई। या जैसे ही किसी की कीमत की चीज़ डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड उसकी इंक्रीज हो गई। हुआ किस तरह था? तो मेल जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा। 1516 में हुआ इस तरह था कि जो मोटर बाइक्स हैं, होंडा मोटर बाइक्स या जितनी भी बाइक्स थी, उनकी कीमत ज़्यादा थी, 70 80 के करीब पहुंच गई थी। तो लोगों ने क्या किया? वो खरीदना कम कर ली कीमत, जैसे कंपनी की बढ़ी मोटरसाइकिल की,
और बाइक्स की, तो लोगों ने खरीदना कम शुरू कर दिया। जब लोगों ने खरीदना कम शुरू किया तो कंपनी ने देखा ये तो सेल ही कम हो गई हमारी, टोटल रेवेन्यू पहले तो ज़्यादा हो रहे थे अब कम हो रहे हैं। तो उसने कीमत अचानक से गिरा दी थी। अचानक से जब कीमत गिराई 55-60 पे पहुंची, तो कीमत कम हुई तो लोगों ने फिर उसको परचेज करना शुरू कर दिया। और फिर कंपनी ने एक ऐसी लेवल कीमत पे, एवरेज कीमत 60-65 के ऊपर रखी कि वहां पर लोग, जो उनकी सेल्स थी, वो रेवेन्यू थे, वो पहले वाले जनरेट होना शुरू हो गए। जिस मुनाफे पे वो चल रहे थे वही मुनाफा कमाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाभ डिमांड कहते हैं। कि जैसे ही किसी भी चीज़ की कीमत इंक्रीज हो जाती है, लोग उस चीज़ को कम खरीदना शुरू कर देते हैं, और उसकी कीमत क्या हो जाती है, उसकी डिमांड जो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ये चीज़ें। कीमत इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई। ठीक हो गया, डिमांड और कीमत डिक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई। तो ये लाभ डिमांड कहता है। इसी तरह लाभ सप्लाई क्या कहता है, लाभ सप्लाई कहता है कि ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, कि बाकी चीज़ें सेम रहें, बाकी चीज़ें सेम रहें। वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ किस तरह सेम रहें। The price of goods or services increase, the quantity of goods or service that suppliers offer will increase। कि अगर क्या करता है, वो ये कहता है कि जैसे ही सप्लायर, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑफिस समझा देता हूँ कि इससे जो लास्ट डिमांड और लास्ट सप्लाई में अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल का क्या मतलब होता है, कि बाकी चीज़ें सेम रहें। सेम कितना रहें, कि जो जितने लोग पहले मार्केट में मौजूद थे उतने ही मार्केट में पहले लोग मौजूद हों, जितने प्रोड्यूसर थे उतने ही प्रोड्यूसर मार्केट में मौजूद रहें, जितनी इंफॉर्मेशन परचेजर बायर्स के पास पहले से मौजूद थी उतनी ही ये इंफॉर्मेशन पास रहे। इंफॉर्मेशन क्या करे, कम या ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया, तो उसे कहते हैं ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, जिससे एक टर्म इस्तेमाल होती है, मेरे माइंड से थोड़ी सी निकल रही है, स्ट्रेस पर बेस। ठीक हो गया, ऑल द थिंग्स रिमेन सेम, स्ट्रेस पर बेस कहते हैं इस चीज़ को, टर्म्स को। ये पता नहीं किस जबान का लफ्ज है, तो बहरहाल तो क्या है कि जैसे ही कीमत एज द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, द सप्लाई ऑफ विल इंक्रीज। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जैसे ही किसी भी चीज़ की कीमत इंक्रीज होती है, उस चीज़ की जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, तो उसकी सप्लाई जो क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो मतलब क्या है, सप्लाई और प्राइस जो है एक दूसरे से क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि जैसे ही कीमत इंक्रीज करे होगी किसी भी चीज़ की, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। वो किस तरह होती है, होता इसी तरह ही है कि जैसे ही मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत इंक्रीज हुई, कीमत जैसे ही इंक्रीज होती है मुनाफा ज़्यादा मिलना शुरू करता है, सप्लाई ज़्यादा दे देता है पीछे वाला सप्लायर। वो कहता है कि ठीक हो गया, कीमत इंक्रीज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सप्लाई दूंगा, बेचूंगा, मुनाफा ज़्यादा आएगा। या वो क्या करते हैं, जैसे कीमत कम होती है तो वो क्या ऑटोमेटिक सप्लाई कम कर देता है। जैसा यहाँ पर हुआ था अपने एग्रीकल्चर में, हमारे बड़ा कोलैप्स हुआ था, कि ये पिछले बल्कि 2 साल से ये चलता आ रहा है कि जो यूरिया थी, सोने यूरिया, ये इस्तेमाल होती है फर्टिलाइज़र क्रॉप्स में। तो अब सोने यूरिया पाकिस्तान में रेट कम है उसका, तो इंटरनेशनली रेट उसका ज़्यादा है। उसकी कीमत कम हुई, तो जो प्रोड्यूसर थे उसके, जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने उसकी सप्लाई कम कर दी ऑटोमेटिकली। और ये अभी तक 1 साल हो गया, वो सप्लाई बड़ी शॉर्ट है। उससे बड़ा बहरान मचा हुआ है, कहीं पे यूरिया नहीं मिल रहा, उससे बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर जो है सिस्टम के ऊपर। तो वो भी एक एग्जांपल है इसके लॉ ऑफ सप्लाई की हमारे पास। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड है। और दूसरी आगे टर्म्स हमारे पास इस्तेमाल होती है बिजनेस ईयर्स की। अब बिजनेस ईयर्स नॉर्मली 2-3 किस्म के होते हैं। ठीक हो गया, वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास फिजिकल फिजिकल ईयर होता है, हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है, हमारे पास कैलेंडर ईयर होता है, हमारे पास टैक्स ईयर होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ ईयर्स होते हैं, साल होते हैं कारोबारी। तो इनके बारे में क्या होता है, इनके बारे में आप याद रखेंगे, ये फिजिकल ईयर एक ऐसा साल होता है जो कोई भी गवर्नमेंट या कंपनी जो है वो खुद इख्तियार करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक हो गया, ऐसा साल जो कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट उस दौरानी को सिलेक्ट करे, 12 महीने के टाइम पीरियड को सिलेक्ट करे अपनी मर्जी के मुताबिक, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, उसे हम फिजिकल ईयर कहते हैं, जिसे नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, A fiscal year is
ए 1 year period मतलब कि 12 month period of time that a company or government use for accounting purpose and preparation of financial statements। ठीक हो गया। फिजिकल ईयर एक ऐसा साल होता है जिसे कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट या इंडिविजुअल जो है अपने जो है फाइनेंशियल पर्पस के लिए अडॉप्ट करती है, ताकि उसमें क्या कर सके, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करे, प्रिपेयर कर सके। और फिजिकल ईयर को ही हम क्या कह रहे होते हैं, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर का नाम कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। फिजिकल ईयर को ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, ये 12 महीने का, 12 मंथ का पीरियड हो सकता है। किसी मुल्क में ये मार्च से फरवरी तक होता है, किसी में ये जनवरी से दिसंबर तक होता है। पाकिस्तान में जो है जुलाई से जून तक चल रहा है फिजिकल ईयर पाकिस्तान का। ये हर किसी का अपना ही वे है, कंपनी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती है अपना फिजिकल ईयर। गवर्नमेंट ने जो है ये, लेकिन पाकिस्तान में तो नॉर्मली फिजिकल ईयर जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक ही चल रहा होता है। लेकिन अमेरिका और जो है अपने अमेरिका हो गया, और कोई जो कनाडा वगैरह हैं, ब्राज़ील वगैरह हैं, उनका फिजिकल ईयर जो है गवर्नमेंट का और कंपनीज का मुख्तलिफ चल रहा होता है। वहाँ पे नॉर्मली जो कंपनीज फिजिकल ईयर अडाप्ट कर रही होती हैं वो मार्च से फरवरी अडाप्ट कर रही होती हैं, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है वो जुलाई से जून का फिजिकल ईयर अडाप्ट कर रही होती है। कैलेंडर ईयर, जैसे आप सबको पता है, कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, सालाना ईयर। ईयर होता है हमारा जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में एंड होता है, उसे हम कैलेंडर ईयर कह रहे होते हैं। टैक्स ईयर क्या होता है, ये 12 मंथ का पीरियड होता है टैक्स ईयर हमारे पास, जिसमें कोई भी जो हमारी टैक्स जो है इम्पोजिंग अथॉरिटी जो है वो इम्पोज करती है हमारे, या गवर्नमेंट जो है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो जो है अडाप्ट कर रहा होता है, सब पर लागू कर रहा होता है, जो हमारा जिसमें हमने पूरे साल का टैक्स अदा करना होता है वो हमारा टैक्स ईयर कहलाता है। ठीक हो गया। ये भी नॉर्मली हमारा जनवरी से दिसंबर चल रहा है पाकिस्तान में टैक्स ईयर। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आप ज़रूर इन्हें याद रखेंगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ख़ास तौर पे जो हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि उनके आगे जो भी ऑडिटर्स के इंटरव्यू होने हैं या उनके अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू होने हैं, तो वहाँ पर नॉर्मली ये सवाल पूछे जाते हैं कि फिजिकल ईयर, टैक्स ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पर जस्टिफाई करना आसान हो जाता है, ये चीज़ें आप लिख लिया करें। ठीक हो गया। ये 4 किस्म की ईयर्स थे जो हमने पढ़नी है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो बड़ा ही मशहूर, जो इसे हम कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं इकोनॉमिक साइकिल। ठीक हो गया। या जिसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कह रहे होते हैं। अब जो हमारी ज़िंदगी है उसमें जो है फ्लैक्चुए उसमें काफ़ी सारे फ्लैक्चुएशन आते हैं। हमें अल्लाह ताला ने जब पैदा किया, सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है जब बच्चे थे, पैदा हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होना शुरू हुए। फिर हमारा एक, हम नौजवान हुए, अब हमारा पीक चल रहा है। पीक के बाद फिर हम ढलना शुरू होंगे। ढलना के बाद फिर वो क्या होगा कि हम इस दुनिया फानी से जो है चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। तो इसी तरह ही हर कारोबार का क्या होता है, एक एक पूरा साइकिल होता है जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। कोई भी कारोबार है, सबसे पहले वो जब अपनी स्टार्ट करता है एक्टिविटी, अपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा होता है, अपना कारोबार स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक हो गया। जब वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है तो वो आहिस्ता 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 जब कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई चीज़ लॉन्च करता है तो वो इंक्रीज हो, उसकी सेल इंक्रीज होती है, उसकी अर्निंग इंक्रीज होती है, उसकी प्रोडक्ट ग्रोथ कर रही होती है। जैसे जो है नोकिया के साथ हुआ था, आपको याद होगा। शुरू हुआ था वो अपनी, उसमें मार्केट में जो लॉन्च हुआ था उसकी ज़्यादा सेल नहीं थी, लेकिन ऐसा ऐसा उसने शुरू हुआ और वो इस पॉइंट तक आ गया, पीक पॉइंट तक आ गया। वो यहाँ पर पीक पॉइंट आ गया, मतलब कि वो फुल अपने जोबन पे था। उसके बाद फिर जब उसे एक वो रिसेशन में आया, ऐसा ऐसा वो गिरना शुरू हुई, उसकी सेल गिरना शुरू हुई, लोगों ने उसे परचेज करना कम किया, उसकी जो है रेवेन्यू कम हुए, और वो एक उस सिचुएशन पे आ गया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था 0 पॉइंट पे, कि अब उसका नाम भी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, बिजनेस साइकिल कह रहे होते हैं।
इसे क्यों कह रहे होते हैं? ये एक साइकिल होता है दो पीरियड्स के दरमियान। दो पीरियड्स कौन से होते हैं? ग्रोथ और रिसेशन पीरियड के दरमियान जो है ये एक साइकिल होता है, जो कोई भी कारोबार जो है, कोई भी इकॉनमी जो है, इस एक पूरे साइकिल के अंदर जो है घूम रही होती है। कि पहले वो क्या करती है, ग्रो करना शुरू करती है, वो पीक पे पहुंचती है, वो फिर जो है उसकी जो रिसेशन की तरफ आती है, कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रही होती है, फिर वो जो है बिल्कुल टो सिचुएशन में आ जाती है जहाँ पर वो जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, जहाँ पर उसकी अर्निंग बहुत कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक साइकिल इसी चीज को कहते हैं। द इकोनॉमिक साइकिल इज द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बिटवीन द पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्चर। ठीक हो गया, या जिन्हें हम कहते हैं रिसेशन। इकोनॉमिक साइकिल जो है ये फ्लक्चुएशन होती है आपके कारोबार की एक्टिविटीज की, आपके मुल्क की इकोनॉमीज की, जो अप्स एंड डाउन हो रही होती है, उसे हम इकोनॉमिक साइकिल का नाम दे रहे होते हैं, जिसे बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल भी हम कहते हैं। ठीक हो गया। जो चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हो तो वो काइंडली आप मुझे मैसेज कर देंगे, ताकि मैं इसी यहीं पे वो रिवाइज कराता जाऊँगा आप लोगों को। अब एक और टर्म इस्तेमाल होगी, आप फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी में खासतौर पे पढ़ेंगे, या अपनी जो है हो सकता है कोई इस टाइप की टर्म्स आपके दिखाई दें, या हम लाजमी तौर पर पूछते हैं सुनते हैं सरप्लस एंड शॉर्टेज। हर चीज़ की सरप्लस भी, पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है, यहाँ पे या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्लस होती है या बहुत शॉर्टेज होती है। यहाँ पे कभी भी जो है इक्विलिब्रियम जो है लेवल कभी बहुत कम होता है, बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है। सरप्लस किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की वो हालत जब वो मार्केट में डिमांड से ज़्यादा मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरप्लस कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है कोई चीज़, कोई कंपनी बना रही है, या मुख्तलिफ जो है प्रोड्यूसर कोई चीज़ बना रहे हैं, डिमांड जो है वो 100 है उस चीज़ की, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, लेकिन जो प्रोड्यूस हो रही है वो 200 हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सप्लाई क्या है, वो ज़्यादा है, डिमांड जो है वो क्या है, वो कम है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सरप्लस कह रहे होते हैं। कि किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी जो है वो डिमांड की निस्बत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो वो क्या कहलाती है? सरप्लस कहला रही होती है। ये नुकसानदेह होता है। सरप्लस इकॉनमी के लिए नुकसानदेह होता है। क्यों नुकसानदेह होता है? सरप्लस का मतलब ये है कि आपने चीज़ ज़्यादा बना ली है, आपके जो प्रोड्यूसर्स थे वो उन्होंने चीज़ ज़्यादा बना ली है, जब उन्होंने अपना पैसा एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ में इंड्यूस कर दिया, लगा दी है, तो पैसा तो उन्होंने लगा दिया, उनके हाथ से निकल चुका, चीज़ बन गई, मार्केट में पड़ी है, ख़राब हो रही है, एक्सपायर हो रही है, फ़ायदा क्या? नुकसान है। एक इंडस्ट्री यूनिट का नुकसान है। जब एक इंडस्ट्री का नुकसान है तो वो पूरी इकॉनमी के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, इकॉनमी का नुकसान है, वो मुल्क का नुकसान है। ठीक हो गया, ये अच्छा नहीं होता। और शॉर्टेज किसे कहते हैं? कि जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है डिमांड की निस्बत बहुत कम हो, तो उसे हम शॉर्टेज कहते हैं। उल्ट है बिल्कुल सरप्लस का। सरप्लस क्या है? कि चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है, सरप्लस है। और शॉर्टेज क्या है? कि जब कोई चीज़ डिमांड की निस्बत कम अवेलेबल है, तो उसे शॉर्टेज कहते हैं। शॉर्टेज भी बहुत नुकसानदेह होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। वो क्यों होता है? कि शॉर्टेज जो है वो इलीगल एक्टिविटीज को जन्म देता है। किसी भी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा होगी, क्वांटिटी कम उसकी सप्लाई की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, तो उससे क्या होंगे? जो मुनाफाखोर होते हैं, स्मगलर होते हैं, जो स्टाकिया होता है, वो बड़ा फायदा पहुंच लेता है। वो अपनी मुंह मांगी कीमत जो है वो वहाँ पर दर्ज करता है। वो मुंह मांगी कीमत जो है लोगों से लेता है, बाहर से लेता है, क्योंकि उसे पता होता है ये चीज़ तो शॉर्ट है, लोग काफ़ी लेने वाले हैं, तो मैं मज़ीद की कीमत लूंगा। तो ये भी नुकसानदेह होता है। इन दोनों का जो एक बेस्ट सूरत हाल है वो कौन सा है? वो है इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम। कि जहाँ पर आपकी जो है शॉर्टेज और सरप्लस जब अकर होती हैं, तो आपस में वो अकर होने के बाद एक ऐसी लेवल पे आ जाती हैं जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है, मतलब कि सरप्लस और शॉर्टेज जो है, दोनों एक ऐसी हालत में, जीरो हालत में आ जाती हैं कि जितनी सप्लाई अवेलेबल है उतनी ही डिमांड अवेलेबल है। तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। ये इक्विलिब्रियम लेवल जो है किसी भी मुल्क के लिए बेस्ट चॉइस होती है। तो पाकिस्तान में तो बहुत कम पाई जाती है इक्विलिब्रियम, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अफ्रीका, पाकिस्तान हो गया, और जो है यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये चीज़ सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हुआ हुआ है। और ये तब से ख़राब हुआ है जब से ये चीज़ें हमने जो है
प्राइवेटाइजेशन की थी, जब ये चीज़ें हमें प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल से 1970 में हुई थी, वहाँ उसके बाद जो है सरप्लस और शॉर्टेज का पाकिस्तान में इशू आया था, जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ पाकिस्तानी इकॉनमी में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, बल्कि मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने देना है डिस्क्रिप्टिव पेपर, अगर फिजिकल पॉलिसी के हवाले से कोई भी सवाल आता है आपका, तो वो सवाल कभी भी आपका जनरल बेस्ड सवाल नहीं होगा कि आप क्या होती है फिजिकल पॉलिसी, क्या होती है, या ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। डेफिनेशंस कभी नहीं पूछेगा वो आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। फर्ज करें वो आपसे पूछेगा कि जो फिजिकल डेफिसिट जो है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी पे किस तरह अफेक्ट करता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए आप जब लिख सकते हैं जब आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, जब आपकी जनरल थिंकिंग अच्छी हो, जब आपने इकॉनमी को पढ़ा हुआ हो, आपको पता हुआ हो कि पाकिस्तान की जो है ट्रेड डेफिसिट कितना है, पाकिस्तान का पिछले 2-3 सालों में ट्रेड डेफिसिट कितना था, आज ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का कितना है। जब आप एविडेंशियल चीज़ें देंगे पेपर में, पुट करेंगे, तो फिर आप लोगों को बड़ा एज होना है उसका। तो आप लोग जो हैं इकोनॉमीज के ऊपर जो अच्छे नावल्स आते हैं वो पढ़ा करें। न्यूज़पेपर का जो हर हर न्यूज़पेपर में इकोनॉमी के ऊपर पेज होते हैं 2-3, वो लाजिम पढ़ा करें। जनरल चीज़ की नहीं कह रहा मैं, ये डॉन पढ़ा करें आप। द टाइम न्यूज़ में भी होता है इकोनॉमी के ऊपर 1-2 पेज, जंग में भी मेरे ख्याल से हल्का सा होता है। तो इस टाइप के आप पढ़ा करें। मोस्टली कोशिश क्या करें कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वो पढ़ा करें। तो ये चीज़ें वैसे आप लोगों को स्टार्ट से ही अडॉप्ट करनी चाहिए थी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लाजमी पढ़ा करें, डॉन का या टाइम्स का। और जो है वो अपनी, अगर ज़ाहिर है कॉस्टली होते हैं थोड़े से वो, तो अगर आप लोगों को मार्केट से ना मिले तो भी आप प्रीवियस ले लिया करें, या आप अपने मोबाइल पे पेज डायरेक्ट ऑनलाइन जो है वो पढ़ लिया करें। वहाँ जो इकोनॉमिक फोरम का 1-2 पेज होते हैं वो लाजमी पढ़ा करें, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आगे हेल्प आउट करेंगी आपकी फिजिकल पॉलिसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो ये अगर आप नहीं पढ़ते तो कल से ही, बल्कि आज से पढ़ना शुरू करते हैं अपना जो है इंग्लिश डॉन या जो भी इंग्लिश अच्छा न्यूज़पेपर हो उसको पढ़ना शुरू कर दें। उससे एक तो 2-3 चीज़ें आपको इफेक्ट पड़ेंगी। एक तो आपकी जो है रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, राइटअप आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो जब आप पढ़ेंगे ना, पहले तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़ लेंगे ना, उसे 15 दिन, उसके बाद आप कुछ लिखने बैठेंगे तो आप खुद लिख रहे होंगे, आपको वाज़ा फ़र्क पता चलेगा कि कि न्यूज़पेपर का कितना फ़र्क पड़ा है आपको। तो आपकी वोकेबलरी बहुत बेहतर हो जाएगी, राइटअप आपका अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज इन सवालों को आप जितनी मर्जी लिखते रहें ना, ये आपका इतना अच्छा राइटअप नहीं कर सकते। तो ये मेरी सजेशंस है। तो ये लोग, आप लोग ज़रूर, जो नहीं पढ़ते वो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ें। ठीक हो गया। तो ये क्या था हमारा सरप्लस एंड शॉर्टेज। इसके बाद है हमारे पास नेशनल इनकम। ठीक हो गया। नेशनल इनकम जैसे लफ्ज़ ही बता रहा है कि नेशनल इनकम मतलब कि नेशनैलिटी इनकम, कि पाकिस्तान के जो लोग जो इनकम कमाते हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं, नेशनल इनकम कह रहे होते हैं। नेशनल इनकम एज द नेम सजेस्ट इज द इनकम ऑफ ए नेशन। ठीक हो गया। किसी भी नेशन जो है, किसी भी मुल्क के लोगों की जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। इट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो जो मुल्क की जो लोग हैं, जो मुल्क के रहने वाले लोग हैं, जो नेशनैलिटी हैं, वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो क्या कहलाती है, नेशनल प्रोडक्ट कहला रही होती है। ठीक हो गया। When the production is represented in the term of the final goods and services is called national product। और जब इसको हम क्वांटिटेटिव या मॉनेटरी टर्म्स में ले रहे होते हैं तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसे हम कह रहे होते हैं नेशनल इनकम। ठीक हो गया। तो नेशनल इनकम क्या हो गया कि के लोग, मुल्क के पाकिस्तान के लोग जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो इनकम कमा रहे हैं, तो उन सब की इनकम क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। वो कौमी इनकम, कौमी आमदनी कहलाएगी हमारी।
अब हम जरा चलते हैं जीडीपी और जीएनपी के ऊपर। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी भी मुल्क की जब बात हो ना इकोनॉमी की, फिस्कल पॉलिसी की, ठीक हो गया, तो सबसे पहले नाम आता है जीडीपी का, कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। तो जीडीपी रेट कितना है किसी मुल्क का, जीडीपी टोटल कितनी है किसी मुल्क की। तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप लोगों को मेरे ख्याल काफ़ी दिन से पढ़े होंगे ये फिस्कल पॉलिसी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की जीडीपी रेट कितना है, या पाकिस्तान की टोटल जीडीपी इन टर्म ऑफ डॉलर कितनी है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, तो आप अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब डायरेक्शन अपनी ले लेनी चाहिए। तो जीडीपी किसे कहते हैं? द टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, उनकी जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ मॉनिटरी वैल्यू जो है उनकी, वो क्या कहलाती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक हो गया। और जीएनपी क्या होती है? जीएनपी क्या होती है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजंस इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर इज रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोकेशन इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक हो गया। मतलब कि पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के जो सिटीजन पर्सनस हैं, वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट जो रुपया पैसा कमा रहे होते हैं, जो सर्विसेज दे रहे होते हैं उसके अगेंस्ट रुपया पैसा कमा रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। भले ही वो जाके अफ्रीका में कमा रहे हैं, कनाडा में कमा रहे हैं, ब्राज़ील में कमा रहे हैं, इथोपिया में कमा रहे हैं, बरतानिया में कमा रहे हैं, यूएई में कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, लेकिन है पाकिस्तान के बाशिंदे। ठीक हो गया। नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी है, फॉरेन नेशनैलिटी ना हो। तो उनकी जो टोटल आमदनी है, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जीएनपी कहलाती है। ठीक हो गया, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी, जो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है, उनके रुपए पैसे की जो टोटल वैल्यू है, वो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहला रही होती है। चाहे वो बाहर के लोग आके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आके वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आमदनी कमा रहे हैं, वो भी शामिल होती है जीडीपी। क्योंकि बात हो रही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनकी टोटल वैल्यू, चाहे वो अमेरिका से एक बंदा आया था, उसने आके पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई है, उसने वो चीज़ प्रोड्यूस की है, वो चीज़ बेची है, चाहे उसने वो चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करके वापस अमेरिका में बेची है, लेकिन वो पाकिस्तान में बनी है, उसकी वैल्यू जो है वो शामिल होगी जीडीपी में। और जीएनपी में पाकिस्तान का कोई भी बंदा जो है वो बेशक पाकिस्तान में कमा रहा है या इंडिया या अमेरिका में जाके कमा रहा है, तो वो भी क्या होती है? जीएनपी में वो शामिल होती है। ठीक हो गया। तो जीडीपी जीएनपी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे तो इनके दरमियान और कुछ मजीद आप डिफरेंस ये समझ लें कि जीडीपी क्या होता है। जैसे अभी बताया था मैंने कि किसी भी मुल्क की बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें बन रही होती हैं या सर्विसेज दी गई होती हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या कहलाती है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक हो गया। और इसमें जो है सारे जो भी इनकम, जो भी वैल्यू जो है पाकिस्तान में जो भी चीज़ बन रही है उसकी वैल्यू शामिल होती है, चाहे वो बाहर के लोगों ने आके बनाई हो या वो पाकिस्तान की नेशनलिटी लोगों ने बनाई हो। ठीक हो गया। इसमें नेशनलिटी मैटर नहीं कर रही होती। और जीएनपी क्या होती है? ऑल इनकम जनरेटेड बाय कंट्री रेजिडेंट रिगार्डलेस ऑफ रेजिडेंट लोकेशन। के जीएनपी क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। के पाकिस्तान के जो लोग हैं जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बना रहे हैं या बाहर कम बना रहे हैं, उसकी जो टोटल वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। ठीक हो गया। GDP measures the value of all goods and services within a country borders, while GNP is the value of goods and produced by the country residents। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब चलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक हो गया। पर कैपिटा इनकम आई थिंक सो वो पाकिस्तान की आबाद का 14, पिछले साल तो 1690 थी। अब मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने देखा नहीं, आई थिंक 1400 1300 के करीब करीब है पाकिस्तान की, 1400 1300 डॉलर।
तो पर कैपिटल इनकम क्या होता है? पर कैपिटल इनकम होता है कि पाकिस्तान के लोग हैं ना, जाहिर है वो कहीं पे भी कमा रहे हैं, नेशनलिटी है, कहीं पे भी जो पूरे पाकिस्तान के लोग मिलके जो आमदनी कमाते हैं, उस आमदनी को अब हर एक बंदे पे तकसीम किया जाता है कि हर एक बंदे के हिस्से में कितनी आ रही है। तो अब एक बंदे के हिस्से में जितनी इनकम आ रही है, जितनी आमदनी आ रही है, उसे कहेंगे पर कैपिटल इनकम। ठीक हो गया? मतलब कि जो किसी भी मुल्क की टोटल आमदनी हो, उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ पीपल से, तो वो हमारी जो एवरेज आती है उसे हम कहते हैं पर कैपिटल इनकम। इसमें हर बंदा शामिल होता है, चाहे वो कमा रहा हो या ना कमा रहा हो। मैं बैठा हूँ मजे से, नहीं कमा रहा, सिर्फ खाता पीता हूँ। जैसे हर जो है फैमिली में होते एक एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो जिनका काम होता है सिर्फ खाना पीना, एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनका काम है सिर्फ कमाना। तो अब ये कभी नहीं कहा जाता कि यार इन दो बंदों का घर है ये, या इन दो बंदों की आमदनी है। ये कहा जाता है कि यार ये 7 फैमिली लोग हैं, 7 लोगों का घर है ये। जो घर में सोया रहता है ना, जो कुछ काम नहीं करता, वो जब रोड से जा रहा होता है तो कहते हैं कि यार इसका घर है ये। और जो कमाता है, जो सब कुछ कर रहा होता है, जो 24 घंटे से सिर्फ 2-3 घंटे का सोने के लिए आता है, वो भी उस रोड से गुजरे तो कहते हैं इसका घर है ये। नाम सबका होता है। इसी तरह जो है किसी मुल्क में जो भी टोटल वैल्यू, जो टोटल आमदनी हम कमा रहे होते हैं, वो टोटल इनकम कहलाती है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, उन सब के ऊपर जब डिवाइड कर देते हैं तो एक के हिस्से में जितनी आमदनी आती है उसे हम क्या कहते हैं? पर कैपिटल इनकम कहते हैं। जैसे पता नहीं हमारे यहाँ तो होता है, आप लोगों के यहाँ होता होगा या नहीं होता होगा, कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप लोग इतने पैसों के कर्जाई हैं, अभी क्यों कर्जाई हैं, हम परेशान भी क्यों कर्जाई हैं, मतलब इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे जेब से। वो कहते थे मतलब पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है, एक बंदे के हिस्से में इतना कर्जा आता है। वैसे वो किसी ने, पाकिस्तान वालों ने इस्तेमाल किया या नहीं किया, पाकिस्तान का कर्जा है, हर बंदे का कर्जा है। इस तरह पाकिस्तान की इनकम है, हर बंदे की इनकम। ठीक हो गया? तो ये पर हेड इनकम होती है जो कि एक बंदे के हिस्से में आ रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पर कैपिटल इनकम कह रहे होते हैं। तो ये इसका फार्मूला भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, इसे देख लेंगे। टोटल इनकम ऑफ द एरिया डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। एरिया मीन्स कंट्री भी ले सकते हैं। फर्ज करें आप देखना चाहते हैं कि लाहौर जो है उसके लोगों की पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो लाहौर के जितने भी लोग होंगे, लाहौर की टोटल आमदनी है, उससे डिवाइड करें लाहौर की टोटल पॉपुलेशन से, तो लाहौर की पर कैपिटल इनकम आ जाएगी। अगर पाकिस्तान की करें तो एरिया पाकिस्तान का आ जाएगा, टोटल इनकम ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, 22 करोड़ डिवाइडेड इज इक्वल टू पर कैपिटल इनकम। ठीक हो गया? तो इसके बाद हम चलते हैं इन्फ्लेशन पे, कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन का आपको पता होगा, आए रोज सुनते हैं कि इन्फ्लेशन आज 16% हो गया, आज 18% हो गया, आज 20% हो गया, आज 22% हो गया, आज 24% हो गई है। कहाँ से चली थी? 5.6 से चली थी इन्फ्लेशन भाई, गालवन 17-18 में। मुझे अभी भी याद है कि वो एक इंटरव्यू था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया डायरेक्टर साहब ने कि इन्फ्लेशन रेट क्या है पाकिस्तान का। तो मुझे उस वक्त करंट रेट का नहीं था पता, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया था 5.6 थी गालवन तक, और थी भी इतनी ही। तो क्योंकि मैं न्यूज़ पढ़ता था शुरू से, तो वर्क का आइडिया था। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि जब किसी भी मुल्क में रुपए पैसे की कदर कम हो जाए, चीज़ों की वैल्यू, कीमत इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? वो इन्फ्लेशन कहलाती है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है इन्फ्लेशन इज ए जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक हो गया? इन्फ्लेशन कहती है कि चीज, गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में इजाफा जो है, उनकी कीमतों में इजाफा जो जनरली है, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन, ठीक हो गया? when the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services. Consequently, inflation corresponds to reduction in the purchasing power of money. तो क्या होता है? इन्फ्लेशन जैसे ही किसी भी मुल्क की इंक्रीज होती है, तो परचेसिंग पावर हर बंदे की कम हो जाती है। पहले हम क्या करते थे? पावर क्यों कम होती है? क्योंकि इन्फ्लेशन कीमत इंक्रीज कर रही होती है। जैसे कीमत इंक्रीज करती है, पहले उसी, आप पास 100 रुपए थे, आप क्या कर रहे थे? आप बर्गर ले रहे थे 3। अब कीमत इंक्रीज हो गई बर्गर की, क्या अब आप उन 100 रुपए से क्या कर ले सकते हैं? 3 बर्गर नहीं ले सकते भाई। पाकिस्तान में आज से जो आज से 1 साल पहले जो चीज़ थी 200 रुपए की, आज जो 350 की हो गई ऑलमोस्ट।
ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 3.75 जो है 75% चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। हाइपर इन्फ्लेशन हुई है पाकिस्तान में। तो ये इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है किसी भी चीज़ की कीमत में इंक्रीज, वैल्यू रुपए पैसे की कदर में डिक्रीज, वैल्यू में डिक्रीज, परचेजिंग पावर जो है उसमें कमी, वो क्या कहलाता है? आपकी इन्फ्लेशन कहलाती है। यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो यहाँ से मुझे याद आ गया कि लफ्ज टर्म इस्तेमाल होती है परचेजिंग पावर पेरिटी। ठीक हो गया, परचेजिंग पावर पेरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मैंने यहाँ पे दिया नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। किसी भी एक मुल्क का किसी भी दूसरे मुल्क में किसी भी एक सेम चीज़ को परचेज करने की जो पावर है, जो कुवत है, वो परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाएगी। जैसे मैकडोनल्ड बर्गर जो है यहाँ पर कितने का यहाँ पर कितने का है, हाल में मुझे नहीं पता, काफी दिन हो गए खाया भी नहीं। तो यहाँ पर जो जिस कीमत की है, जितने रुपए का है, उसी बर्गर को जाके अमेरिका में परचेज करें, और जितनी आपकी जो यहाँ पे जितनी डिफरेंस था, यहाँ पे जितने पैसे पे कर रहे थे और वहाँ पे जितने पैसे पे करेंगे, इनका जो ये कुवत है आपकी, ये परचेजिंग पावर पेरिटी कहला रही होती है। एक्चुअली में जो आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात आप लोगों को बताता चलूँ मैं। कोई भी मुल्क होता है ना, उसकी जो करेंसी वैल्यू होती है, कि एक्सचेंज रेट कितना होगा किसी भी करेंसी का एक दूसरे मुल्क से के हवाले से, वो परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर भी बेस कर रहा होता है। ये डायरेक्ट नहीं ये एक्सचेंज रेट रखा जाता कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट IMF रखेगा या वर्ल्ड बैंक रखेगा कि भाई अब इसका एक्सचेंज रेट 220 रुपये कर दो, 225 कर दो, 230 कर दो, 250 कर दो। किसी के हाथ में नहीं होता। एक्चुअली ये क्या होता है? ये होता है परचेज पावर पेरिटी देखी जाती है किसी भी चीज़ की कीमत। या पाकिस्तान में ये बर्गर अब मिल रहा था 500 का, अब ये बर्गर पाकिस्तान में 500 का ही हो बेशक, देखा जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका में ये कितने का मिल रहा है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखा जाता है, क्रॉस इंटरचेंज देखा जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान की वैल्यू करेंसी कितनी लग रही थी और वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी कितने में वो बरकरार है। तो उससे एक वैल्यू निकाली जाती है जिसे हम जो है क्रॉस करेंसी क्रॉस रेट कहते हैं, और वहाँ से पता चलता है किसी मुल्क की जो है एक्सचेंज रेट कितना होगा। तो इन्फ्लेशन दो किस्म के पाए जाते हैं नॉर्मली। पहला कौन सा होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। दूसरा क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? ऐसा इन्फ्लेशन जो डिमांड की वजह से भारत में वजूद में आया हो, उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं। कि डिमांड बढ़ गई किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा, तो जाहिर है जब डिमांड बढ़ गई तो कीमत बढ़ेगी। जो कीमत डिमांड की वजह से बढ़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। when the total when the total demand of goods and services is higher than the capacity of the production in the market। ठीक हो गया। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट को इन्फ्लेशन क्या कहते हैं? कि अगर कॉस्ट की वजह से कीमतों में इंक्रीज हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। फर्ज करें क्या हुआ कि ऑयल की कीमत बढ़ गई, वेजेस की कीमत बढ़ गई, स्टील की कीमत बढ़ गई, दूसरे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनकी कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? चीज़ अब महंगी बन रही है। महंगी चीज़ बनने की वजह से उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। तो वो जो राइस है किसी भी चीज़ की कीमत में, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। कि ये सप्लायर जो होते हैं उनकी वजह उनकी उनकी तरफ से इन्फ्लेशन है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? डिमांड साइड इन्फ्लेशन। जो डिमांडर्स थे, जो कंज्यूमर थे, जो कस्टमर थे, उनकी वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है उसे डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं डीफ्लेशन। नाम तो बड़ा सुना था डिफ्लेशन के इकोनॉमिक्स में, लेकिन काम किसी के नहीं है ये हमारी ये डिफ्लेशन। सुना था कि कभी पाकिस्तान की भी इकॉनमी डिफ्लेट हुई थी, डिफ्लेशन में गई थी। अब तो 30 साल के करीब हो गए, अब तक तो पता चला नहीं, कभी सामने से देखा नहीं डिफ्लेशन को। डिफ्लेशन क्या होती है? कि चीज़ों की कीमतों में कमी होना, मनी जो है बस करेंसी जो है उसकी वैल्यू में इंक्रीज आना। ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिफ्लेशन कह रहे होते हैं। कभी नहीं सुना मैंने किसी भी चीज़ की कीमत कम हो गई जो हमेशा ज़्यादा ही होती है। तो डिफ्लेशन डिफ्लेशन इज ए जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन क्या है? कि जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उनमें जनरल डिक्लाइन होना, उनकी उनमें कमी होना।
typically associated with a contraction in the supply of the money and credit in the economy. During deflation, the purchasing power of currency rise over the time. जाहिर है डिफ्लेशन में ऐसे ही होता है। जो है करेंसी आपकी बाइंग पावर जो है आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपकी करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन में आपकी करेंसी की परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रही होती है। अब जैसे इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा हो रहा है, आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। उसी करेंसी में बाहर पहले ज़्यादा डॉलर मिलते थे, ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, अब कम मिल रही है। तो उसी तरह डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन होगा तो आप क्या करेंगे, आपकी वैल्यू करेंसी की इंक्रीज हो जाएगी। पहले आपको चीज़ें कम मिल रही थी, अब आपको ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा आपकी जब आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई, आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई, आपके मुल्क की जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है इसमें डिफरेंस है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर्स क्या होते हैं? प्राइस सीलिंग होता है कि अब गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में क्या करती है, कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर या सेलर्स के ऊपर, कि वो अपनी चीज़ जो है ना एक ख़ास लिमिट से ऊपर सेल नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हम प्राइस सीलिंग कह रहे होते हैं। जैसे शुगर गुड्स पे लगाती है गवर्नमेंट, या ऑयल प्राइसेस के ऊपर लगाती है, या राइसेस के ऊपर लगाती है, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं और इनकी प्रोडक्शन जो है ख़ास लिमिट के हद तक ही है बस। तो ये मार्केट में अक्सर शॉर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनकी प्राइस फिक्स कर देती है कि ये इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी कीमत ले सकते हैं, कि इस कीमत से ऊपर नहीं ले सकते। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस सीलिंग कहते हैं। ए लीगल मैक्सिमम ऑन द प्राइस एट विच ए गुड्स कैन बी सोल्ड। ठीक हो गया। मैक्सिमम लीगल है कि इससे ऊपर चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। प्राइस फ्लोर क्या होता है कि गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेटअप कर देती है कि इस कीमत से नीचे आप चीज़ें सेल आउट नहीं कर सकते। उसे हम प्राइस फ्लोर कहते हैं, जैसे कॉटन प्राइस है। ठीक हो गया कि आप क्या है कि आप गवर्नमेंट का रेट है कि 5500 रुपये से नीचे आप सेल नहीं कर सकते। 5500 से नीचे जब आपके पास जो कॉटन सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये भी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि ये कोई ये खास रेट, कि इस रेट से जो है नीचे कोई भी चीज़ आप जो है सेल आउट नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर कहते हैं। और एक अपर लिमिट जो है वो फिक्स करती है, उसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। तो ये प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर है। अब आ जाते हैं ज़रा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। चार किस्म की नॉर्मली मार्केट स्ट्रक्चर पाया जाता है: मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इनको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। मोनोपोली क्या होता है? पहले तो मैं जरा आपको बताता चलूँ इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है कि जब आपके पास पूरा परफेक्ट कंपटीशन ना हो। ठीक हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर कमी बेशी हो, कभी सेलर ज़्यादा हो, कभी बायर ज़्यादा हो। ठीक हो गया, कभी मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो, कभी जो है आपके प्रोड्यूसर कम हो। उसे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कह रहे होते हैं। तो मोनोपोली और डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एक्चुअली इम्परफेक्ट कंपटीशन की ही टाइप्स हैं। मोनोपोली में क्या होता है, ये एक इकोनॉमिकल टर्म है कि जब आपकी जो मार्केट है उसमें अकेला एक ही प्रोड्यूसर हो, एक ही प्रोड्यूसर जो है वो चीज़ बना रहा हो, बहुत ज़्यादा जो है जो आपके बायर हों, तो उस सूरत हाल को हम कहते हैं मोनोपोली। ठीक हो गया। और डुओपोली किसे कहते हैं? डुओपोली कहते हैं कि अगर दो मैन्युफैक्चर हों या सप्लायर दो हों और प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा हो उसी चीज़ के, तो सॉरी, दो जो लोग हैं उसके प्रोड्यूसर हों या सेलर हों, जो चीज़ को बना रहे हों, सेल कर रहे हों, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसके बायर मौजूद हों, तो उसे हम डुओपोली कहते हैं। ओलिगोपोली कहते हैं जब बहुत थोड़े लोग जो हैं वो उसके प्रोड्यूसर या सेलर हों या सप्लायर हों, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उस चीज़ के प्रोड्यूसर हों, सॉरी बायर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं। मोनोपोली मतलब कि वन, कि एक सेलर है। डुओपोली दो सेलर हैं। ओलिगोपोली थोड़े सेलर हैं। ठीक है, 50,000 तीनों सूरतों में बहुत ज़्यादा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि कुछ फर्में जो हैं वो सेम चीज़ें तो बना रही हूँ, बहुत मतलब कम तादाद में जो हैं
वो प्रोड्यूसर हों और वो सेम चीज़ें बना रहे हों, लेकिन सेम चीज़ें उनकी कहीं ना कहीं डिफरेंस में हो, कोई ना कोई फ़र्क हो, उनकी चीज़ों में फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। मे फर्म सप्लाई एसेंशियली द सेम प्रोडक्ट बट ईच हैज़ ए ब्रांड लॉयल्टी। जैसे हम खादी के जो है लॉन के ऊपर चले जाएं, हम निशात के ऊपर चले जाएं, जो और भी काफ़ी ब्रांड हैं जिनके ऊपर चले जाएं, तो वो क्या है कि चीज़ तो बना रहे हैं सेम, लेकिन क्या है उनमें आइडेंटिकल डिफरेंस है, उनके फीचर्स डिफरेंट हैं। ठीक हो गया। आप स्टाइलों के पास चले जाएं, आप बोरजान चले जाएं, आप सर्विसेज पे चले जाएं, आप जो है और भी स्टार्ट वगैरह और भी काफ़ी उनके ऊपर चले जाएं, तो चीज़ें तो वो सेम बना रहे हैं, लेकिन उनके फीचर्स हर किसी का मुख्तलिफ है, स्टाइल मुख्तलिफ है। तो वो क्या कहलाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। आप हवाई जहाज़ जो है हमारे इनके ऊपर चले जाएं, एयरबेस वगैरह के जो हवाई जहाज़ हैं इनके ऊपर चले जाएं, तो वो उनके हर किसी कोई थोड़े मौजूद हैं जो हैं, सेलर जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर थोड़े मौजूद हैं, लेकिन उनके आपस में कंपटीशन तो है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हर किसी की जो सर्विसेज हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है कि जब आपके बहुत ज़्यादा सेलर मौजूद हों, बहुत ज़्यादा बायर मौजूद हों। ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन सबके पास जो है सिमेट्रिकली इंफॉर्मेशन हो, हर किसी के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो, हर चीज़ हर बंदे को पता हो चीज़ का, कीमत का, फ्री एंट्री हो मार्केट में, फ्री एग्जिट हो मार्केट में, तो उसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। और ये जो प्राइस ज़्यादातर नॉर्मल प्राइस डील हो रही होती है, ये परफेक्ट कंपटीशन की वजह से हो रही होती है, क्योंकि ज़्यादा सेलर होते हैं, ज़्यादा बायर होते हैं। ठीक हो गया। मोनोपोलिस्टिक मैंने आपको बता दिया है कि इंडस्ट्री इन विच मेनी फर्म्स ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर सिमिलर बट नॉट इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि वो चीज़ें क्या है, सिमिलर तो प्रोड्यूस कर रही हूँ मार्केट, जो मेनी फर्म्स मौजूद हों जो ऑफर प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो उसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट कह रहे होते हैं। तो अब चलते हैं हम जनाब, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक हो गया। Economic growth is a quantitative change in the economy. Economic growth reflects the growth of the national or per capita income. It's a economy upward direction. ठीक हो गया। इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है कि जब ये एक पहली बात, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होती है, मतलब क्या होती है, ये मॉनेटरी टर्म्स में होती है, वैल्यू टर्म में होती है, कि जब आपकी मुल्क में क्या हो, पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा आ जाए, वो जो होना शुरू कर दे, आपका जो है जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू कर दे, जीडीपी रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो आपकी जो आपके इंडिकेटर्स हैं, आपकी करेंसी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाए, आपकी इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाए, आपकी जो हम कहेंगे आपकी जो मुल्क में जो डॉलर आपकी जो करेंसी वैल्यू है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाए, आपकी बाइंग पावर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ कह रहे होते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होती है, द चेंज इन इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द प्रोग्रेसिव चेंज इन द सोशलो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिकल ग्रोथ कह रहे होते हैं कि जब आप सॉरी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह रहे होते हैं कि जब आपके मुल्क में क्या हो, कि डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, जब आपके मुल्क में जो हो क्या हो, जो आपके सोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, रोड्स बन रहे हो आपके मुल्क में, आपके मुल्क में अर्बनाइजेशन हो रही हो। ठीक हो गया। जनरल पब्लिक को सर्विसेज दी जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो क्या करती है, फोकस करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक हो गया। फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, लाइक अगर चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं तो वो क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज बेहतर हो रही हैं। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होती है, फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक हो गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर हो रही होती है, जैसे जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, आपकी सैलरी अच्छा हो रहा है, गैस आपको मिल रही है, एलपीजी आपकी अच्छी हो रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस आपकी कम हो रही है, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है आपकी। इकोनॉमिकल इसमें में डिफरेंस ये भी होता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है ये रिसोर्स जनरेशन कर रही होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है
ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है कि रुपया पैसा आपने आपके मुल्क में जो रुपया पैसा कमाया है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ है। अब उसको जो रुपया पैसा उससे हमने रोड बनाए, गलियां बनाई हैं, फैक्ट्री बनाई हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। मतलब कि जो रिसोर्सेज आपने कमाए थे इकोनॉमिकल ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्हें अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं रुपये पैसे को। तो वो क्या कहलाता है आपका, हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं, ये आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहला रहा होता है। एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई होती है कि बाहर से कोई भी लोग जो हैं वो आपके मुल्क में आकर रुपया पैसा लेकर आते हैं और यहाँ पे कोई कारोबार शुरू करते हैं या कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो उसे हम एफडीआई कह रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर जो है आते पैसा लेकर आते हैं, यहाँ पर घूम फिर के चले जाते हैं, सैर तफरी करते हैं। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर जो है कर्जा वगैरह देने के लिए पैसा लाते हैं। कुछ लोग जो है पैसा लेकर तो आते हैं, थोड़ा सा खर्च किया, बाकी वापस ले गए अपने मुल्क में, तो वो एफडीआई में शामिल नहीं होती है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पर, जो कारोबार में जो पैसा रुपया पैसा लगाया जाए पाकिस्तान में बाहर के लोगों का, तो वो क्या कहलाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहला रही होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द मनी एंटरिंग एंड द एग्जिट कंट्री ओवर डिफाइंड पीरियड सच ए क्वार्टर और ईयर, कि एक मुल्क में जो पैसे इंटर होते हैं, कैश इनफ्लो होता है, और उस मुल्क का जो पैसा जो कैश आउटफ्लो हो रहा होता है, वो उनका जो बैलेंस है वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहला रहा होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने इंपोर्ट की 100 रुपए की और 120 रुपए की एक्सपोर्ट की, तो 20 रुपए जो है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रही है, जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होती हैं इंपोर्ट से, तो मतलब कि आपका जो रुपया पैसा जो है आपने लेने ज़्यादा हैं बाहर से, और बाहर के लोगों को जो देने हैं वो कम है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि बाहर किसी के बाहर के मुल्क से या बाहर की जो करेंसी पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तानी करेंसी जो बाहर जाती है बाहर के मुल्कों में, जो उनका डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहला रही होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है हमारा द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स फॉर ए गिवन पीरियड। वो क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, कि ट्रेड से निकला हुआ लफ्ज है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से निकला हुआ लफ्ज है, कि आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड कहला रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये अब कुछ टर्म्स थी हमारी जो आज हमने पढ़ी हैं। तो टर्म्स वैसे मैंने बहुत ज़्यादा और भी शामिल करनी थी, अभी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं आप लोगों की। इसमें मेरा ख्याल से अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रह गई है, आपकी इलास्टिसिटीज रह गई हैं, यूनिट इलास्टिसिटीज रह गई हैं, क्रॉस इलास्टिसिटीज वगैरह रह गई हैं, तो वो चेक करेंगे। तो क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो बेसिक आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी थी, बीइंग ए इकोनॉमिकल स्टूडेंट या बीइंग ए फिजिकल पॉलिसी सिलेबस कैंडिडेट, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए थी। होप सो कि आप लोगों को सबको समझ भी आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर हेल्प आउट करेंगे आपके इंटरव्यू में, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में, और जहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला अब ये चीज़ें टर्म इस्तेमाल होंगी, आप आपको पढ़ने में बेहतर तरीके से आप पढ़ सकेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आगे हमारे सर जुनेद साहब जो हैं वो स्टार्ट करेंगे लेक्चर आपके, तो वहाँ पे भी ये इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे क्यू एंड एस की तरफ। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप जल्दी जल्दी से जो है पूछें। ज़ाहिर कंसेक्टिव सेकंड लेक्चर है, आप भी टायर्ड हुए होंगे, रेस्ट करें, फिर सारी चीज़ों को रिवाइज करें इंशाल्लाह ताला। जी, तो जिनके कुछ सवालात हैं तो वो काइंडली पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली थोड़ा सा ये गाइड करें कि फिस्कल पॉलिसी का जो एरिया या सिलेबस है हमारा, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के हो सकते हैं। अ, क्योंकि ये टर्म्स और जहाँ तक फिगर्स की बात है, फिगर पिछले साल क्योंकि उस वक्त एमसीक्यू था तो वो तो बहुत ज़्यादा याद किए थे, लेकिन वो फिगर्स में और एक कंप्लीट स्टेटमेंट और पैराग्राफ्स में लिखने में काफ़ी डिफरेंस है।
तो अब सारी चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती, स्पेशली जो हम जैसे नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स या इस तरह की चीजें बिजनेस रिलेटेड पहले पढ़ी नहीं है ना। तो थोड़ा सा गाइड ये करें कि क्वेश्चन जो है इस एरिया से किस तरह के आ सकते हैं। इसमें अच्छा ऐसा होता है कि इसमें ज़ाहिर है आपको टू द पॉइंट सवाल कभी भी नहीं मिलेगा, जैसे आपको फाइनेंस स्टेटमेंट में मिल जाए या एचआरएम में मिल जाए, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे आपको जनरल आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मेन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप बताएं कि वो आप लिखें, अपनी अंडरस्टैंड बिल्डअप करें। तो अब हर बच्चे का सवाल जवाब मुख्तलिफ होगा। हर बच्चा अपनी पर्सपेक्टिव से लिखेगा। अब जो बच्चा लिखेगा एविडेंशियल चीज़ें, जो ज़्यादा लिखेगा इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के ऊपर कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन से पाकिस्तान को इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान को इश्यूज़ कौन कौन से हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के इशू है पाकिस्तान का एक्सपोर्टिंग इशू है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की लिक्विडिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कम है, कि पाकिस्तान को जल्दी से कोई कर्जा नहीं देता। और पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, वो पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशनरी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली सबसे बड़ा इशू है, कि यहाँ पे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा रहा अभी तक। और इसके अलावा जो है और भी काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, आप खुद इन चीज़ों को स्टडी अप करें, ऐसे सवाल आएंगे। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो है पाकिस्तान के जो कौन कौन से मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को लेने चाहिए इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, तो वो आप सजेस्ट करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपसे पूछ सकता है वो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कौन सा जो एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को परफॉर्म करने चाहिए, आपको आप एज ए फाइनेंशियल स्टूडेंट्स के हवाले से आप बता सकें, तो वो चीज़ें बताएं कि कौन कौन से होते हैं। तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को जो है वो उठाने चाहिए अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए। तो इस टाइप के कुछ सवाल होंगे इसमें, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। आइए समझ। चलिए इसके अलावा और कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं आएंगे फिजिकल पॉलिसी आप लोगों फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड आप लोगों को। बस ये इसमें ये होगा कि आप लोगों को ना अगर जनरल चीज़ों का पता होगा कि बजट पाकिस्तान का क्या होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल रेट पहले कितने था, 2 साल 3 साल पहले पाकिस्तान के जो कंपेरेटिव जो कंपिटिटिव कंट्रीज हैं वो उनका कितना है एशिया में। बाकी पाकिस्तान का आप लोगों ने इसमें देखेंगे कि सार्क कंट्रीज जो हैं उनमें अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ कौन सा मुल्क कर रहा है, उसका जो है जीडीपी टोटल कितना है उनका, जो है जीडीपी रेट कितना है उनका। तो उन चीज़ों को आप लाजमी करेंगे यहाँ पे ये जो है। इसके अलावा जो जो टॉप कंट्रीज हैं जीडीपी के उन्हें भी आप देख लेंगे। तो क्योंकि जाहिर है आप लोगों को वहाँ पे बताने के लिए कुछ चीज़ें मेंशन भी करना ज़रूरी है ना, कि ये चीज़ें जो आप लोगों को सपोर्ट करें आपके अंडरस्टैंडिंग को, जो एग्जामिनर को ये चीज़ बताए कि भाई ये बच्चा पढ़ के आया हुआ है, इसको पता है इकोनॉमिक्स का पॉलिसीज़ का। तो एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ के आया, उसे पता ही नहीं है कि मैंने लिखना क्या है, वो इधर उधर की बातें तो कर रहा है लेकिन उसने कोई एविडेंस नहीं दिया। एविडेंस मांगता है फिजिकल पॉलिसी आपकी जो है, ये एविडेंस मांगती है कि ये आप जो बात कर रहे हैं इसके पीछे सपोर्ट क्या है आपकी, तो वो सपोर्ट देना लाजमी होगी आपके लिए। फैटअप होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक हो गया। फैटअप का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि किसी भी मुल्क में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा असल। तो इससे रिलेटेड सवाल बिल्कुल आ सकता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के हवाले से कि उसको फाइनेंस फेटअप्स की जो कहने के जो पॉलिसीज हैं उनको बेहतर से किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो फेटअप क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सब मुल्कों ने मिलकर, कि कोई भी मुल्क में जो इलीगल जो है फाइनेंसिंग हो रही होती है, जैसे दहशतगर्दों को या इलीगल एक्टिविस्ट को जो पैसे दिए जाते हैं, फंडिंग दी जाती है, कि वहाँ पर वो क्या करें, गुंडागर्दी करें, वहाँ पर कत्लेआम करें, वहाँ के लोगों को मारें, और बेसिकली क्या करें
करप्ट लोगों के लिए काम करें, बेसिकली वो क्या करें, वहाँ पर दहशतगर्दी करें, तो उन फंडिंग को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वॉच आउट करती है कि कौन सा मुल्क जो है ज़्यादा फंडिंग इन लोगों को कर रहा है, कौन सा मुल्क ये फंडिंग नहीं कर रहा। तो ये सारे स्टेप्स जो है फेटअप लेता है। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है, गालबन पैसिफिक जो जिसे ग्रुप कहा जाता है। तो एक जो है ये हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ कहाँ पे है इसका, शायद फ्रांस में है या पता नहीं कहाँ पे। तो इसकी 3 लिस्टें होती हैं। तो व्हाट इज ग्रे लिस्ट एंड हाउ इट अफेक्ट पाकिस्तान, बिल्कुल ये सवाल बन सकता है। अब इसकी 3 लिस्टें होती हैं फेटफ की। एक वाइट लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। जितने भी मुल्क हैं जो वो बिल्कुल स्मूथली काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज जो है पॉलिसी काम कर रहे हैं फेटफ के, और वो इलीगल किसी भी एक्टिविटीज़ में फाइनेंसिंग में शामिल नहीं है, तो उन्हें वाइट लिस्ट में शामिल किया जाता है कि मतलब कि साफ सुथरे हैं। फिर इन्हें लगता है कि कुछ मुल्क जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल है, जैसे इन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल है, पाकिस्तान जो है फंडिंग करता है दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को। और तो इन्होंने फिर जब ये सारी चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की, तो इन्होंने पाकिस्तान को एक लिस्ट में रखा जिसे हम कहते हैं ग्रे लिस्ट, कि उन्हें एक वार्निंग दी जाती है कि आप अपने आप को ठीक कर लें, अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक कर लें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर वो मुल्क काम ठीक नहीं करता तो फिर ये उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि ये मुल्क जो है बहुत डेंजर मुल्क है, इसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए। ये वार्न किया जाता है इन्वेस्टर्स को दूसरे मुल्कों के, इसके साथ लेन देन ना करें, इसके साथ जो है किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि ये पैसा रुपया पैसा ज़ाया कर रहा है। इसकी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये क्या करेगा, ये दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है, ये दूसरे मुल्कों के साथ जो है पंगे लेगा। ये दहशतगर्द वहाँ दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करेगा, मतलब कि आपके जो एसेट्स है, आपकी जो पैसों पे पैसे हैं, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसके लिए कौन कौन सी इफेक्ट किस तरह करता है किसी भी इकॉनमी के, या पाकिस्तान को इस तरह करता है कि एक तो ग्रे लिस्ट की वजह से ये होता है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो है गौर फिक्र करते हैं, देखते हैं कि यार ये कोई भी मुल्क की जो ग्रे लिस्ट में है, तो हो सकता है कि ये अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक ना करे, तो ये कल को ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो जब ब्लैक लिस्ट होगा तो मेरा जो रुपया पैसा होगा वो, उसकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। हो सकता है मुझे वो अपना पैसा मेरा डूब जाए, डिफॉल्ट कर जाऊँ वहाँ पे मैं, क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल का नहीं पता कैसी है। तो इस किस्म के और पॉइंट्स आप बना के जो है वो उसमें लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स, जो कौन कौन से, इसमें सवाल ये बिल्कुल नहीं आएगा कि ये हाउ टू इफेक्ट पाकिस्तान। इसमें ये सवाल इसके साथ ज़रूर दूसरा कनेक्ट किया जाएगा कि ये किसी भी मुल्क की इकॉनमी को किस तरह जो है इफेक्ट कर सकता है, और किस तरह कोई भी मुल्क जो है इससे बच सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसका फैटफ की थोड़ी सी कुछ जनरल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा कि इथोपिया जो है या शुमालिया जो है, उनको ग्रे लिस्ट किया था, ब्लैक लिस्ट हुए थे, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, फिर उनके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस लगाई गई थी, वो सारे आप देखेंगे। इसके अलावा आपकी फिजिकल पॉलिसी में सवाल बड़ा अहम जो मैं समझता हूँ कि वो बनेगा आपका आईएमएफ के हवाले से कि जो आईएमएफ की जो फंडिंग जो है वो पाकिस्तान को किस तरह इस जो है इकोनॉमिकल डिफिकल्टी से किस तरह निकलने में मदद करेगी, वो आप लोग लाजमी देख लेंगे। या इसके अलावा आप एक और काम करेंगे कि इंग्लिश जो सीएसएस का इंग्लिश एसे होगा, उसमें लाजमी एक दो सवाल जो हैं वो इकोनॉमी के हवाले से पूछे जाते हैं। वो सवाल आप चेक करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से पूछे हैं, इस साल भी पिछले साल भी। तो उन्हें आप लाजमी करेंगे, क्योंकि मोस्टली होता है कि इकोनॉमी के हवाले से जो सवाल उनमें देते हैं उसी को डिस्क्रिप्शन में उठा के ना देते हैं आपको। ठीक हो गया। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल हो? इस पोर्शन को आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, फिस्कल पॉलिसी पोर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये आप लोगों के लिए एक एज होगा। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एज होगा इंटरव्यू के लिए भी।
आप फिजिकल पॉलिसी के इंटरव्यू आपका 70% इसी के ऊपर ही जाना है, इकोनॉमिक्स के ऊपर ही, इकोनॉमी के ऊपर जाना है, इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं तो इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं कहूँगा मैं, इकोनॉमी के ऊपर होगा आपका, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो सवाल पूछेंगे वो इकोनॉमी के हवाले से ही पूछते हैं कि इनमें कुछ जनरल टर्म्स पूछ लेते हैं, वो फिर पूछ लेते हैं कि आपको अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर बना दें पाकिस्तान का, तो आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए क्या प्रपोज करेंगे, कि पाकिस्तान किस तरह इस मुश्किल हाल से निकल सकता है। आप एक अच्छे टैक्स ऑडिटर हो, कंसल्टेंट हो, तो आप बताएं कि हम टैक्स कलेक्शन को किस तरह अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। इस टाइप के आप जो है इनके लिए प्रिपेयर रहेंगे। हाँ जी, अब किसी का सवाल हो तो कोई नहीं, कहानी कोई और है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पीएसडीपी और आईडीपीज के बारे में थोड़ा सा बता दें सर। PS, पीएसडीपी सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, मुझे जरा एब्रिविएशन ओपन करके बताएं क्या होता सर है PS। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है मेरे ख्याल में। PSTP ये तो जनरल टर्म्स होती है मेरे ख्याल से, जो पब्लिक ये जो बाहर के, जो पाकिस्तानी जो बजट होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है फंड रखा जाता है पब्लिक सेक्टर्स के लिए, पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, मेरे ख्याल से वो होता है ये तो PSD। इकोनॉमिकल जी टर्म सर में कोई। इकोनॉमिकल टर्म में मैंने पढ़ा जी शायद, क्योंकि मैंने गुजरा हूँ थोड़े से बजट से, तो वहाँ पे तो होते थे PSDP या कुछ और होते थे फंड, ADP फंड्स वगैरह होते जी, थे। ये बजट के अंदर ही होता है, ये पब्लिक सेक्टर जी सर। डेवलपमेंट जी प्रोग्राम। जी सर वही ये कि आई थिंक ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट जो बाकी जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं उनके लिए जो फंड मुख्तस किए जाते हैं ये उसको कहते हैं हाँ लाइक पब्लिक सेक्टर मेरे ख्याल से डेवलपमेंट। ये फिर ADP टाइप होगा, जिससे डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई टाइप होगी। अच्छा सर ये आईपीपीज और आईडीपीज में क्या फर्क है? IDP, IDP आईपीपी जी जी और आईडीपीज इंटरनल ऐसे है सर कोई term। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा ये, मैं आप लोगों को गलत गाइड करूँ, ये आप लोगों की या तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, या जो है आप लोगों के जो दोस्त हैं वो जो इन्होंने पढ़ा होगा बजट के हवाले से, तो उनसे ठीक आप गाइड ठीक करें। ठीक। हम्म। बजट में पढ़ा था सर आईपीपीज और आईडीपीज के बारे में तो ये मुझे। वो बजट के अंदर जो है ना, जो बजट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर तो ये शॉर्ट टर्म इस्तेमाल की जाते हैं, ये प्रोजेक्ट का ही कोई होगा, ये जनरल प्रोजेक्ट होता है, कोई खास एरिया से जो बिलोंग कर रहा होता है या खास स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होता है, उसको वो जी बस जी जनरल टर्म्स दे देते हैं। वो ऐसी टर्म्स नहीं पूछते कभी भी। लेकिन ये आप ठीक। लोगों को अच्छी बात है, पता तो होना चाहिए कि भी अगर आपको कोई सवाल लिख रहे हैं ना कि पाकिस्तान की जी इकॉनमी के बारे में, तो वहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं कि IPPs में पाकिस्तान ने इतने फंड लगाए थे, या इतने इसकी रेशो बढ़ानी चाहिए पाकिस्तान को, ADP प्रोग्राम्स की, PSDP प्रोग्राम्स की रेशो बढ़ानी चाहिए, उसकी रेशो ये करनी चाहिए, तो वो ज़रा आप लोगों ने का मतलब तो यही ना कि एग्जामिनर को दिखाना कि भाई मैं भी जानता हूँ चीज़ें, तो अच्छी बात है चीज़ें आपको पता हो तो। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में जो अभी करंट लास्ट एक 1.5 साल से जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये IMF की जो टफ कंडीशंस थी वो हैं? असल में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हुई है ना, वो IMF के प्रोग्राम की वजह से नहीं हुई, वो हुई है हमारी शॉर्ट टर्म प्लान्स प्लान्स की वजह से। अगर ये आपके पेपर में सवाल आ जाता है ना, कभी आप पेस्ट मिस्टेक नहीं जाएंगे, ठीक है, आप सवाल वहां पर बी पॉजिटिव देंगे उन्हें, आप ये सवाल ये कभी भी नहीं करेंगे, इसका मतलब तो ये है कि अगर हम ब्लेम करते हैं ना कि हम IMF की वजह से ये इन्फ्लेशन हो रही है, इट्स मीन कि हम अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं रहे, एक्चुअली हमें जाना ही नहीं चाहिए था उसकी तरफ, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेते रहे हैं, हमारे पास जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमेशा से शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर चली है, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने आके लॉन्ग प्लान जो है प्रोजेक्ट नहीं अडॉप्ट किए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, लॉन्ग टर्म फंडिंग नहीं की, सिर्फ शॉर्ट टर्म फंडिंग हुई है, उसी की वजह से ये इन्फ्लेशन जो है आज हमें देखना पड़ रही है। अगर लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं, आप देखें कि पहले जो जनरल जिया था या अयूब खान था या जितने भी ये डिक्टेटर गुजरे हैं, उन्हें खतरा नहीं होता अपनी गवर्नमेंट का कभी भी। तो हम देखते हैं जब जैसे ही उनकी गवर्नमेंट खत्म होती है ना, अगर 10 साल बड़े अच्छे गुजरते हैं, थोड़ी से जो है ना स्टेबल वक्त होता है वो 10 साल, वो क्यों होता है? क्योंकि वो बिला खौफ चलते हैं, वो उन्हें पता होता है कि हमें तो किसी खतरा ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो जो है वो डैम बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं जनाब एग्रीकल्चर
जो है स्टेप्स रिफॉर्म्स ले लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं कि भाई उन्हें वो जरूरत ही नहीं वोटिंग की थी, उनके पास वोटिंग बहुत होती है। तो वो 10 साल 15 साल वो चलते हैं, 10 15 साल बाद जैसे नई गवर्नमेंट आती है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट आती है, वो अपने आखिरी 2 साल 1 साल को बेहतर करने के लिए हमें क्या करती है, लैपटॉप स्कीम पे लगा देती है। नौजवान प्रोग्राम्स की तरफ लगा देते हैं हमें। तो बस फिर यही काम ही होना होता है। फिर हम इन्फ्लेशन की तरफ ही जा रहे होते हैं, फिर हम भागते हैं आईएमएफ की तरफ। अब आईएमएफ आपको कोई आपको चाचा मामा तो है नहीं पैसे देके भूल जाएगा। वो तो सबसे पहले ये देखेगा कि पैसे आपको दूंगा, ये बताएं कि वापस किस तरह करेंगे, मुझे सिक्योरिटी मांगता है हर बंदा। तो वैसे वो उसी वजह से सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा सर जी, करंट डेफिसिट फाइनेंसिंग और सर्कुलर डेट, इसके बारे में तो थोड़ा सा बता दें। ये कुछ टर्म्स मैंने ना 10 15 टर्म्स बच गई हैं, ये अगले में उस पोर्शन में इंशाल्लाह आप लोगों को समझा दूंगा। हो तो कि कल ठीक समझा दूंगा, क्योंकि कुछ ठीक मैंने हो गया। कुछ स्लाइड्स मैंने हाइड कर दिए हैं इसमें से, क्योंकि टाइम ज़्यादा था तो मुझे पता था सही। कितना टाइम लग जाना। तो वो कल इंशाल्लाह इनके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। सर ऑडिट और अकाउंट्स का भी अभी देना है ना आपने? वो हाँ स्टार्ट के मेरे लेक्चर तैयार हैं, तो ये जुनेद साहब पहले कर रहे थे कि भाई उनका फिजिकल पॉलिसी रहता है, तो इस वजह से पहले ये कर लिया मैंने, अदरवाइज मैंने वो देना था आज। ठीक 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 हो गया सर। हम्म। चलें ठीक हो गया। आप लोग अब जो है रेस्ट करें, टाइम भी काफ़ी हो गया। ज़रा कोशिश किया करें कि 11 बजे सो जाया करें, सुबह 4 बजे तक उठ जाया करें, 3 4 बजे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टाइम होता है 3 4 बजे वाला। तो बाकी मेहनत अपनी कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ताला। सिलेबस भी आपका कंप्लीट होने जा रहा है अब तो, काफ़ी चीज़ें आपको क्लेरिफाई भी हो गई हैं, आप लोगों को पता भी चल गया है। अच्छा यहाँ पे ना आप तो बड़े लकी हैं। चलो 1 मिनट, पहले मैं ये ज़रा ना डाउनलोडिंग ख़त्म कर लूँ इसकी रिकॉर्डिंग।